स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका इस वीडियो सेशन में। राजस्थान की इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें चौहान वंश के अंतिम और सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसे इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1193 ईस्वी के बीच शासक रहा। इसकी राजधानी अजमेर थी और इसके बारे में और अधिक जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पृथ्वीराज चौहान और उसके इतिहास में। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और बिजोलिया का जो लेख है उसके अनुसार श्री वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। लेकिन इस चौहान वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय। वह जब केवल 11 साल का था तब अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद उसे राज सिंहासन पर बैठना पड़ा। यद्यपि वो बहुत ही उम्र में छोटा था, लेकिन फिर भी वो महत्वाकांक्षी था। साथ ही उसकी माँ, जिसका नाम कर्पूर देवी थी, वो भी एक कुशल राजनीतिज्ञ थी। उसने अपने विश्वस्त अधिकारियों जैसे कदम्बवास और भुवनमल की मदद से अजमेर या चौहान वंश का शासन अच्छी तरीके से संभाला। लेकिन जैसा कि अभी बताया, पृथ्वीराज चौहान स्वयं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसलिए उसने लगभग 1 वर्ष तक के अपने माँ के संरक्षण काल के बाद में सभी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली और फिर उसने अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। और उसकी इस विजय नीति के 3 भाग थे। पहला, सबसे पहले जो उसके परिजन और निकट संबंधी है, जो पृथ्वीराज की अल्पवयस्कता को देखते हुए उसके शासन की कमजोरियों का फायदा उठा करके अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। दूसरे, वो प्राचीन हिंदू शासकों की भांति दिग्विजय की नीति अपनाना चाहता था, अर्थात वह एक चक्रवर्ती शासक बनना चाहता था। तीसरा, वह विदेशी शत्रु जो उस समय भारत पर आक्रमण कर रहे थे और उनमें तुर्क सबसे अधिक प्रबल थे, उन तुर्कों के आक्रमणों का सामना करना था। इस प्रकार से इसकी विजय की तो 3 घटक है, इसके बारे में हम क्रमवार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार से अपने निकट संबंधियों से मुक्ति पाई। पृथ्वीराज जब सिंहासन पर बैठा तो उसका जो चाचा था अपर गांगे, वो उसका विरोधी बन गया और वो स्वयं शासक बनना चाहता था। इसलिए उसने अपर गांगे ने विद्रोह कर दिया और बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अपर गांगे को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। तो अपर गांगे के स्थान पर नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। नागार्जुन जो कि गुड़गांव के आसपास वहाँ रहता था, पृथ्वीराज ने अपनी सेनाएं वहाँ भेजी। नागार्जुन गुड़गांव छोड़ करके भाग गया। वहाँ उसके जो परिजन और सैनिक थे वो वहाँ पर पकड़े गए या मारे गए और उसके बाद में नागार्जुन पता नहीं कहाँ भाग गया। इतिहास में इसके बाद में नागार्जुन का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार वह किसी अन्य राजपूत शासक के वहाँ चला गया होगा और बाद में वहीं पर मर गया। इस प्रकार से नागार्जुन का अंत कर दिया गया। भंडानको का दमन। भंडानक सतलज नदी के आसपास के प्रदेश में रहने वाली एक जाति थी जो अपना प्रभाव धीरे धीरे चौहान साम्राज्य की तरफ फैला रही थी। भांडानक है वो मथुरा, भरतपुर और अलवर के आसपास के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। पृथ्वीराज के पूर्वज विग्रहराज चतुर्थ के समय इन भांडानकों का दमन किया गया था, लेकिन सोमेश्वर के समय वो पुनः शक्ति अर्जित करके चौहानों के लिए एक समस्या बन गए थे। पृथ्वीराज ने लगभग 1182 ईस्वी में इन बस्तियों पर आक्रमण किया और उनका घेरा डाल दिया। जिनपति शूरी के ग्रंथ के अनुसार भंडानकों का दमन पृथ्वीराज ने अपनी शक्ति से किया, अर्थात अपनी सेना के माध्यम से भंडानकों को समाप्त कर दिया। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई।
और अपना साम्राज्य अन्य राज्यों को मिला करके अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का प्रयास किया। उन बड़े राज्यों का जो समूह था उसमें सबसे महत्वपूर्ण था महोबा। यहाँ चंदेल राज्य करते थे और पृथ्वीराज ने अपने इस दिग्विजय के पहले चरण में इन चंदेलों को पराजित करने का निश्चय किया। इस पूरे प्रदेश में बुंदेलखंड, जेजाक भुक्ति और महोबा आते थे। पृथ्वीराज के चंदेलों के साथ में जो विरोध था उसके कुछ कारण बताए जाते हैं। एक कारण यह था कि पृथ्वीराज के कुछ सैनिकों की हत्या चंदेल राज्य में हो गई और पृथ्वीराज ने चंदेल राजा परमर्दी देव को कहा कि वह इन हत्यारों को सजा दे, लेकिन जब परमर्दी देव ने उन हत्यारों को सजा नहीं दी तो पृथ्वीराज बदला लेने के लिए आतुर हो गया। दूसरा, चंदेल शासक परमर्दी देव के दो प्रधान सेनापति आल्हा और उदल थे, जो किसी बात से नाराज होकर के कन्नौज जा पहुँचे थे और पृथ्वीराज को अब ये लगने लगा अब चूँकि आल्हा और उदल चंदेल राज्य में नहीं है, इसलिए वहाँ का शासक कमज़ोर हो चुका है, इसलिए अब आक्रमण करके चंदेलों को जीत लिया जाना चाहिए। इस कारण से दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज ने अपनी सेनाएं लेकर के जब चंदेल पर आक्रमण किया तो चंदेल शासक परमर्दी देव ने अपने पुराने दोनों सेनापतियों को कहलवा भेजा और पुराने सेनापति अपने व्यक्तिगत स्वाभिमान की बजाय राष्ट्र के स्वाभिमान को महत्व देते हुए वापस आ गए और पृथ्वीराज की सेना के साथ लड़ते हुए युद्ध में शहीद हो गए। इस प्रकार से चंदेलों की शक्ति तो नष्ट हो गई, लेकिन अभी उनका गठबंधन गहड़वालों के साथ में हो गया। चूँकि पृथ्वीराज चौहान की विजय तो हो गई, लेकिन चंदेल और गढ़वालों का जो गठबंधन था इससे पृथ्वीराज के साम्राज्य की सीमाएं अस्थिर हो गई और उसको स्थिर करने के प्रयास में पृथ्वीराज चौहान को एक बहुत बड़ी सेना इन सीमांत क्षेत्रों में रखनी पड़ी, जिसका वित्तीय भार चौहान साम्राज्य पर अधिक बढ़ गया था। अगली दिग्विजय की रणनीति के दूसरे चरण में उसका संघर्ष चालुक्य शासकों के साथ में हुआ। इसके कुछ कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज रासो, जिसका लेखक चंद्रवरदाई था, जिसको चंद भी कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई लिखता है कि पृथ्वीराज उस समय का जो आबू का शासक था, परमार शासक, उसकी पुत्री इच्छिनी के साथ में विवाह करना चाहता था। वहीं उस समय चालुक्य शासक गुजरात का भीमदेव द्वितीय भी इसी इच्छिनी से विवाह करना चाहता था। इसलिए दोनों के बीच में इस इच्छिनी के मुद्दे पर वाद विवाद बढ़ गया और यह युद्ध क्षेत्र तक दोनों सेनाओं को ले गया। जबकि कई इतिहासकार इस घटना को या इस कहानी को मनगढ़ंत मानते हुए इसकी ऐतिहासिकता पर संदेह प्रकट करते हैं। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय का जो साम्राज्य विस्तार है वो किराड़ू और नाडोल तक हो चुका था। इससे पहले नाडोल जो चौहानों के अधीन था अब चालुक्यों के अधीन हो गया। पृथ्वीराज अपनी सीमाओं का विस्तार अपने पूर्व प्रदेशों तक करना चाहता था, इसलिए दोनों के बीच में संघर्ष हुए और लगभग 1184 ईस्वी में यहाँ पर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों के बीच में अनिर्णित झड़पें चलती रही और यह काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। लगभग 1187 ईस्वी में दोनों के बीच में एक संधि का उल्लेख मिलता है। इन सब चीज़ों के बावजूद दोनों राज्यों के बीच में द्वेष बना रहा और यह अंतिम पराजय या अंतिम विजय किसी भी शासक के हाथ नहीं लगी। इसलिए इस द्वेष और द्वंद्व की नीति के कारण भी पृथ्वीराज को अपनी सेनाएं दक्षिण की तरफ भी नियुक्त करके रखनी पड़ी। दिग्विजय की नीति का तीसरा जो घटक है वो था चौहानों का गहड़वालों के साथ संबंध और गहड़वालों के साथ वैमनस्य। गहड़वाल शासक उस समय जयचंद था जो पृथ्वीराज का रिश्तेदारी था, लेकिन दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। तो संघर्ष का जो एक प्रसिद्ध और प्रचलित कारण आता है वो चंद्रवरदाई के अनुसार संयोगिता के साथ विवाह करने की घटना है। इस ऐतिहासिक प्रसंग के बारे में आप सभी पहले से परिचित होंगे। संयोगिता जो जयचंद की पुत्री थी उसने स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। इसलिए संयोगिता ने वहाँ पृथ्वीराज को चिढ़ाने के लिए जयचंद ने जो पहरेदार के रूप में पृथ्वीराज की उस मूर्ति पर वरमाला पहना दी। इससे
वो संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज के साथ में हो गया और पृथ्वीराज उस समय आया और संयोगिता का हरण कर लिया। ये घटना पृथ्वीराज रासों में आती है, लेकिन कई इतिहासकार इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद गहड़वालों और चौहानों के बीच में जो संघर्ष है वो मुख्यतः कन्नौज के लिए था। पृथ्वीराज कन्नौज को जीत करके उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, जबकि जयचंद अपनी राजधानी को बचाना चाहता था। जब पृथ्वीराज ने भांडान को और चंदेलों को पराजित कर दिया तो अब उसके सामने केवल और केवल कन्नौज बचा था, जिसको जीतना अब उसके लिए उचित जान पड़ता था। इसलिए पृथ्वीराज ने कन्नौज पर अधिकार करके उसको जीत लिया और इस प्रकार से उसने अपनी दिग्विजय की नीति को फैलाते हुए लगभग उत्तर भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इसकी विजय की तीसरी नीति के अंतर्गत विदेशी तुर्की आक्रमणों का प्रतिरोध करना था। पृथ्वीराज और तुर्की आक्रमण जो गोरी वंश के शासक शिहाबुद्दीन गोरी या जिसको मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है 1173 ईस्वी में शुरू हुए और पहले मोहम्मद गोरी ने पंजाब की बजाय सिंध के रास्ते से आक्रमण किए और उन आक्रमणों में से एक 1178 ईस्वी के आक्रमण में मोहम्मद गोरी को गुजरात के शासक भीमदेव दत्ती ने पराजित कर दिया और गोरी वहां से भाग गया। अब उसने सिंध का रास्ता छोड़ करके पंजाब का रास्ता पकड़ा और अब उसने पंजाब की तरफ से आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1178 से 1190 ईस्वी के बीच में बहुत सारी झड़पें हुई, जिसका अलग अलग तत्कालीन स्रोतों से अलग अलग संख्या मिलती है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों के अनुसार दोनों के बीच में लगभग 21 युद्ध हुए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। वहीं हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज को 7 बार विजेता बताया गया है। मेरुतुंग द्वारा लिखित प्रबंध चिंतामणि में भी मोहम्मद गोरी को 23 बार पराजित होना बताया गया है। इस प्रकार से कई छोटी छोटी झड़पें चलती रही, लेकिन अंततः एक बड़ा युद्ध जो तराइन के मैदान में हुआ, जिसको इतिहास में तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है, वो 1191 में हुआ। मोहम्मद गोरी 1191 में सरहिंद से सेना लेकर के वो दिल्ली की तरफ बढ़ा और जहाँ हरियाणा के करनाल के समीप तराइन का मैदान है, वहाँ उसकी सेनाएं मोर्चा लेकर के खड़ी थी। उसी समय दिल्ली के राजा राय गोविंद राव, जो पृथ्वीराज चौहान का सामंत था, उसने वहाँ प्रतिरोध किया, लेकिन वह नाकामयाब रहा। इस दौरान पृथ्वीराज ने सरहिंद का किला जीत लिया और मोहम्मद गोरी को युद्ध में मुंह की खानी पड़ी और उसे वापस भागना पड़ा। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज विजय हुआ, लेकिन उसने अपनी राजपूती नीति का पालन करते हुए पराजित सेना का पीछा करके उसका वध करना उचित न समझा। कई इतिहासकार इसे पृथ्वीराज चौहान की एक भयंकर भूल बताते हैं। जब भागती हुई सेनाएं वापस गजनी लौट गई, तब मिन्हास उस सिराज अपनी पुस्तक में लिखता है कि जो सेनाएं यहाँ से भाग करके गई थी वो वापस जाकर के दूसरी सेनाओं के साथ मिल गई और एक बहुत बड़ी सेना होकर के वापस भारत पर आकर के आक्रमण किया और यह आक्रमण तुरंत अगले वर्ष ही किया, अर्थात 1192 ईस्वी में, जब तराइन के मैदान में पुनः पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सेनाएं आमने सामने थी। मोहम्मद गोरी अपनी पहली पराजय से निराश हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने लगभग 1.25 लाख की सेना लेकर के वह भारत की ओर बढ़ा। हसन निज़ामी के अनुसार उसने पहले पृथ्वीराज को इस्लाम धर्म स्वीकार करने का संदेश दिया और संधि करने की बात कही, लेकिन पृथ्वीराज ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने की बजाय युद्ध क्षेत्र में इसका जवाब देना उचित समझा। इसलिए मोहम्मद गोरी ने फिर से छल करते हुए पृथ्वीराज को यह कहलवा भेजा कि मैं केवल एक दूत हूँ, मेरा भाई जो सेना लेकर के आ रहा है उसकी तब तक अपन एक संधि की बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान इस संधि के भुलावे में आ गया और वह अपनी छोटी सी टुकड़ी लेकर के इस संधि के लिए तराइन के मैदान में जा पहुंचा। वहीं पृथ्वीराज की दूसरी सेना का जो अध्यक्ष उदयराज था, वो अभी भी राजधानी में था, क्योंकि उसे अभी भी युद्ध की आशंका नहीं लग रही थी। उसका मंत्री सोमेश्वर था जो युद्ध के पक्ष में नहीं था, इसलिए पृथ्वीराज ने उसे दंडित कर दिया और वह जब दंडित हुआ तो अपमानित होकर के वह भी मोहम्मद गोरी के साथ जा मिला। इस प्रकार से पृथ्वीराज की आधी अधूरी तैयारी के साथ में तराइन के दूसरे युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में टक्कर हुई। इसमें मोहम्मद गोरी ने रात्रि में अचानक
चौहान सेना पर हमला कर दिया और चौहानों की पराजय हुई। राजपूतों की भागती हुई सेना पर तुर्कों ने हमला किया और उनके कई सैनिकों को मार डाला और अंततः अजमेर पर, जो कि चौहानों की राजधानी थी, तुर्कों का अधिकार हो गया। चंद्रवर्दाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में लिखता है कि मोहम्मद गौरी की जीत के बाद में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्दाई दोनों को ही पकड़ करके अपनी राजधानी ले गया और वहाँ पर जो प्रसंग आता है कि किस प्रकार से पृथ्वीराज ने आंखें निकाल देने के बावजूद भी सीधा निशाना साधा था और वो निशाना मोहम्मद गौरी को लगा और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो ये इस प्रकार से एक प्रसंग आता है, लेकिन इस पर